नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का बेनीवाल एकेडमी पर। आज हम करेंगे मिसलिनियस क्वेश्चंस। मिसलिनियस क्वेश्चन में हमारा मेन फोकस होगा चार टॉपिक्स पर: सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल। तो इन चारों टॉपिक्स में विगत भर्ती परीक्षाओं में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको विस्तार से हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? पहला कहता है क्वेश्चन कि उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी संविधान पीठ किस केस में बनी? तो सबसे बड़ी पीठ तो बनी थी 13 न्यायाधीशों की केशवानंद भारती मामले में। कब बनी थी? 1973 में बनी थी। तो दूसरी सबसे कब बनी थी बड़ी? 11 न्यायाधीशों की पीठ बनी थी, वो गोलकनाथ मामले में 1967 में बनी थी। तो गोलकनाथ एक केस में बनी थी। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है यहाँ पे? दूसरा क्वेश्चन कहता है भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए निम्न में कौन सी योग्यता अनिवार्य नहीं है? तो आपको 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो इसमें बताना है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए कौन सी योग्यता चाहिए होती है और कौन सी योग्यता नहीं चाहिए होती है। तो पहले तो ये है कि 124(3) में सुप्रीम कोर्ट की 3 योग्यता दी हुई है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु का कोई यहाँ पे प्रावधान नहीं किया हुआ है, 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, वे एक के पारंगत विधिवेता होना चाहिए, विधिवेता होना चाहिए। राष्ट्रपति के नज़र में कानून का क्या होना चाहिए? बहुत ही बढ़िया जानकार होना चाहिए। उसी को क्या बनाएंगे? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाएंगे। तो 124(3) में ये नहीं है, ये कोई इशू नहीं, मैटर नहीं करता है कि वो 35 साल का होना चाहिए, 40 का होना चाहिए, 45 का होना चाहिए। एज डजेंट मैटर इन सुप्रीम कोर्ट CJI, यानी कि न्यायाधीश बनने के लिए आपके एज से कोई रिलेशन नहीं रखता है। बस इसमें भारत का नागरिक होना चाहिए, 10 साल तक 2 न्यायालयों में वकील का पद पर रहा होना चाहिए और वे कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस पर भारित किए जाते हैं? तो भारत की संचित निधि पर सुप्रीम कोर्ट के वेतन और भत्ते भारित किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने पर रोक है? तो 124(7) ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश कहीं भी वकालत नहीं कर सकता। तो किसी भारत के किसी भी न्यायालय में नहीं, उस न्यायालय के किसी भी न्यायालय में नहीं, भारत के किसी भी न्यायालय में कहाँ रोक है? हाँ, भारत के किसी भी न्यायालय में वो क्या नहीं कर सकता? वकालत नहीं कर सकता। ये क्या कहता है? 124(7) कहता है कि भारत का सेवानिवृत्त न्यायाधीश कहीं भी नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता है? वकालत नहीं कर सकता है। निम्न में किस राज्यों में मार्च 2013 में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? कोर्ट दिए हुए हैं आपको, कोर्ट का सही उत्तर निकालना है। तो मेघालय और त्रिपुरा थे, ऐसे 2 राज्य थे। जब 2 राज्य थे जिनका 2013 में क्या हुआ था, हाई कोर्ट की नींव रखी गई थी। तो 2 और 4 निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो पुडुचेरी में मद्रास आएगा, ए में 3, अंडमान निकोबार बी में 4, तो ए में 3 और बी में 4, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? प्रथम महिला न्यायाधीश थी सुश्री M फातिमा बीबी जी, जो सुप्रीम कोर्ट की पहली क्या बनी थी? न्यायाधीश बनी थी, महिला न्यायाधीश। 1999 से 1972 इनका क्या था? कार्यकाल था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही साबित कदाचार अथवा अक्षमता के आधार पर किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद में दोनों सदन क्या लाएंगे? एक प्रस्ताव लाएंगे कि ये न्यायाधीश अपने कर्तव्यों का सही से निर्वहन नहीं कर रहे हैं और ये योग्य न्यायाधीश नहीं है। अगर वो प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाए तो किसी भी न्यायालय को उसके पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक गेट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? गेट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट के
सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है वो 323 के है, जो केट के निर्णयों को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो वृद्धि करने की शक्ति ओनली किसके पास है? संसद के पास है। 124 एक में ये प्रावधान किया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि केवल कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। निम्न में कौन सी रिट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती है? तो परमादेश होती है जब कभी भी सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है और उनके कार्य नहीं करने की वजह से लोगों के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या जारी करेगी? रिट जारी करेगी। वो कौन सी रिट है? तो परमादेश हो गई। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? तो केरल राज्य ने की घोषणा की थी कि बंद क्या है? एक असंवैधानिक है। तो भरत कुमार बनाम केरल राज्य में ये एक वाद हुआ था 1997 में, तब बंद को क्या कर दिया था? असंवैधानिक घोषित कर दिया था 19A के तहत। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है 129 ये कहता है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट एक क्या है? अभिलेख न्यायालय है। उसका आशय क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए सभी निर्णय अभिलेख के रूप में रखे जाते हैं जो अन्य न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। इसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है। तो ये तो नहीं होगा अभिलेख न्यायालय का आशय। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सभी निर्णय अभिलेख के रूप में रखे जाते हैं जो अन्य न्यायालयों पर भी बाध्यकारी होते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? 124 में संसद के पास है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनरावलोकन हेतु अधिकृत करता है? तो 137 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट पुनरावलोकन कर सकता है किसी भी कानून का। निम्नांकित में किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया है? तो ऐसे न्यायाधीश का नाम बताना है आपको जो अध्यक्ष पद पर भी रहे हैं लोकसभा के और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी रहे हैं। तो के.एस. हेगड़े। केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो केंद्र और राज्य के बीच में कभी भी तनाव उत्पन्न हो जाए या विवाद हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार उसका निदान करेगा? तो उसके कौन से क्षेत्र में आता है? तो मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। जनहित याचिकाओं की शुरुआत किसके द्वारा दी गई? तो जनहित याचिका किसके द्वारा दी गई है? तो एक न्यायिक पहल हुई थी, उसी दौरान क्या दी थी? जनहित याचिका दी थी। इसको प्रारंभ करने का श्रेय जाता है PN भगवती जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश में रह चुके हैं और इनका साथ दिया था BR कृष्ण अय्यर ने। इन दोनों द्वारा प्रारंभ किया गया था क्या? जनहित याचिका। न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है भारत और अमेरिका में। क्या प्रचलित है? न्यायिक पुनरावलोकन। निम्न में कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण ये कहता है कि जब कभी भी कोई भी कार्य अधीनस्थ न्यायालय कर रहा है उसकी जांच हाईकोर्ट किसके द्वारा करती है? तो उत्प्रेषण के द्वारा। संविधान के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से विधि के प्रश्न पर सलाह लेने का अधिकार किसे है? तो सलाह लेने का अधिकार है 143 में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मामले पर सलाह ले सकता है। भारत में न्यायिक सक्रियता का संबंध है। तो किससे संबंध है न्यायिक सक्रियता का? जनहित याचिका से। भारत में सबसे ऊंचा विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान न्यायवादी होता है। 76 में ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति एक महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करेगा। भारत के संविधान में महान्यायवादी के पद का विचार किस देश से आया? ब्रिटेन से संविधान से क्या लिया गया था? अटॉर्नी जनरल
पद का विचार लिया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की यानी कि एडवोकेट जनरल की राज्यपाल कौन से अनुच्छेद के तहत नियुक्ति करता है? तो 165 के अनुसार करता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे अंत स्थापित किया गया है। तो यह आपके लिए रहेगा होमवर्क, ये आप करेंगे। अगर नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए कि नहीं हुआ, तो मैं अगली क्लास में इसको बता दूंगा। जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो यूएसए में हुई थी जनहित याचिका की शुरुआत। इसमें कुछ वाद दिए हुए हैं, उनसे संबंधित निर्णय दिए हुए हैं, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा वाद गलत दिया हुआ है। तो इंदिरा साहनीवाद अन्य पिछड़ों वर्ग के लिए चिकनी परत होनी चाहिए। विशाखावाद अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं का संरक्षण। अनुच्छेद 14, 19, 21 से परस्पर अपवर्जी नहीं है, ये भी गलत है। बेला बनर्जीवाद है, विदेशी यात्रा का अधिकार एक स्वतंत्रता का भाग है, ये तो नहीं हुआ था बेला बनर्जी, ये मेनका गांधीवाद में हुआ था विदेशी यात्रा को लेकर। तो यह आपका गलत हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। एक सूची दी हुई है, उसको दूसरे से मिलानी है कि अनुच्छेद में कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं। तो 215 में क्या दिया हुआ है प्रावधान के उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट एक क्या होगा? अभिलेख न्यायालय होगा। किसमें? 215 में। ए में 4। 222 में क्या दिया हुआ है आपके? दो 222 में है किसी न्यायालय का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। बी में 1 होगा। 226 में क्या दिया हुआ है कि हाईकोर्ट क्या करेगी? रिटें जारी करेगी। 227 में दिया हुआ है कि सभी न्यायालय के अधीक्षण की शक्ति। तो ए में 4, बी में 1। तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा ए। राजस्थान के उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो के वर्मा थे, जो हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ या बेंच कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा जोधपुर में स्थित है। किसकी पीठ? हाईकोर्ट की पीठ। निम्न में किस राज्य समूह को एक ही उच्च न्यायालय है? निम्न में किस राज्य समूह का एक ही उच्च न्यायालय है? यानी कि आपको बताना है कि ऐसा कौन सा समूह है ऑप्शन में जिनमें तीनों का हाईकोर्ट क्या है? एक ही है। तो पंजाब या हरियाणा ऐसे राज्य है जिनका हाईकोर्ट क्या है? एक ही है। भारतीय न्याय व्यवस्था में जनहित याचिका के प्रारंभ के समय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो पी.एन. भगवती थे और उनके साथ थे बी.आर. कृष्णन अय्यर। निम्न में किसी योजना का उद्देश्य लंबित राजस्व अदालती मामलों को निपटना है? तो न्याय आपके द्वारा है, ये योजना आई थी, उसके द्वारा लंबित राजस्व अदालती मामलों को निपटना बताया गया है। राज्य के हाईकोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होगा। ये बिल्कुल करेक्ट है आपका। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है? नहीं। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को कुछ लेख रिट जारी करने का अधिकार, ये भी करेक्ट है। भारतीय संविधान के प्रावधान के तदनुसार 2 तथा 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है, ये बिल्कुल करेक्ट है कि दो राज्य या उससे अधिक राज्यों के लिए एक ही न्याय यानी कि हाईकोर्ट होगा, ये भी बिल्कुल करेक्ट करता है। तो 1, 3 और 4 ऑप्शन करेक्ट है, बी गलत है। उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। स्थायी पीठ की स्थापना 1977 में की गई थी, ये बिल्कुल करेक्ट है आपका। स्थायी पीठ की स्थापना का आदेश राजस्थान के राज्यपाल द्वारा किया, ये भी करेक्ट है। पुनर्गठन अधिनियम नहीं, 1976 में क्या गया था? इसका गठन किया गया था। 1977 में ये क्या किया था? कार्य करना
प्रारंभ किया था। जयपुर पीठ को मुख्य पीठ का दर्जा नहीं दिया गया, ये भी बिल्कुल करेक्ट है आपका। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं आपके। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आएंगे कि स्थानीय स्वशासन पर। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए बेनीवाल एकेडमी से जुड़ते रहिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी तैयारी को एनालाइज करते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय।